हेलो। जैसा कि आप जानते हैं कि यह है हिंदी साहित्य का इतिहास जो पीजीटी, टीजीटी और नेट जेआरएफ और प्रोफेसर प्रवक्ता के सारे परीक्षाएं जो हिंदी से सब्जेक्ट है जिसमें उसके लिए उपयोगी है, तो आप इसे सुनकर लाभ उठा सकते हैं अपने नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो चलिए, अभी तक हमने आपको पढ़ाए हैं पेज नंबर 535 तक। अब आगे है 536। तो देखिए, प्रकरण 4 काव्यखंड संवत 1975। एक नई धारा, तृतीय उत्थान, वर्तमान काव्य धाराएं। क्या है? नई धारा, तृतीय उत्थान, वर्तमान काव्य धाराएं। द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी बोली में बहुत कुछ कविता हो चुकी थी। इन 25-30 वर्षों के भीतर वह बहुत कुछ माजी, इसमें संदेह नहीं, पर इतनी नहीं जितनी उर्दू काव्य क्षेत्र के भीतर जाकर मजी। जैसा पहले कह चुके हैं कि हिंदी में खड़ी बोली के पद प्रवाह के लिए 3 रास्ते खोले गए, उर्दू या फारसी की बाहे का संस्कृत के वृत्तों का और हिंदी के छंदों का। 3 कौन कौन से? उर्दू, फारसी, बाह्य, संस्कृत वृत्त और हिंदी छंदों का। ठीक है। इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ। वह हिंदी काव्य का निकला हुआ अपना मार्ग नहीं, अतः शेष 2 मार्गों का ही थोड़े में विचार किया जा सकता है। किताब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो वो कह रहे हैं उर्दू, फारसी और बाह्य और संस्कृत वृत्तों और हिंदी और छंदों का ही वो क्या समझते हैं, शेष 2 का मार्गों का थोड़ा ही विचार किया जा सकता है। उर्दू फारसी पे विचार नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी भाषा नहीं है। ये कौन कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब है, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं। इसमें 2 कोई संदेह नहीं कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों का, इसमें से आपको पंक्ति भी उठा के पूछ लेगा कि किसने कहा है, किस किताब से है, तो आप ये बता सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और हिंदी साहित्य का इतिहास से है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों का माधुर्य अन्यत्र दुर्लभ है, पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह से स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। इसी से संस्कृत के लंबे समासों का बहुत कुछ सहारा लेना पड़ता है, पर संस्कृत पदावली के अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रचार के लिए अवकाश कम रहता है। अतः वर्णवृत्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रबंध के भीतर बीच में ही उपयुक्त हो सकता है। तात्पर्य यह है कि संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली के माजने की संभावना दूर ही रहेगी। ऐसा किसमें लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में लिखी है। तो पंक्ति ध्यान से सुनिए, आ सकती है किसी से भी नेट में। हिंदी के सब तरह के प्रचलित छंदों में खड़ी बोली की स्वाभाविक बद्ध धारा का अच्छी तरह छपने के योग्य हो जाता ही उसका माजना कहा जाएगा। हिंदी के प्रचलित छंदों में डंडक और सवैया भी है। सवैया यद्यपि वर्णवृत्त है, पर लय के अनुसार लघु गुरु का बंधन इसमें बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उर्दू के छंदों में। मात्रिक छंदों में तो कोई अड़चन नहीं है। प्रचलित मात्रिक छंदों के अतिरिक्त कविजन इच्छानुसार नए छंदों का विधान भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं।
तो किस प्रकरण से? प्रकरण 4 से है। खड़ी बोली की कविताओं की उत्तरोत्तर गति की ओर दृष्टिपात करने से यह पता चल जाता है कि किस प्रकार ऊपर लिखी बातों और लोगों का ध्यान क्रमशः गया है और जा रहा है। बाबू मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में चलती हुई खड़ी बोली का परिमार्ज और सुव्यवस्थित रूप गीतिका आदि हिंदी के प्रचलित छंदों में तथा नए गढ़े हुए छंदों में पूर्णता देखने में आया। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी कविता और सवैया में खड़ी बोली का बहुत ही मजा हुआ रूप सामने ला रहे हैं। उनकी रचनाओं को देखकर खड़ी बोली के मच जाने की पूरी आशा होती है। खड़ी बोली का सौष्ठव के साथ मजना तभी कहा जाएगा जबकि गद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश हो और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ बैठे। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी का पूरा अधिकार है, जिन्हें उनकी प्रकृति की पूरी परख है। पर जिस प्रकार बाबू मैथिली शरण गुप्त और ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी ऐसे कवियों की लेखनी से खड़ी बोली को माजते देख आशा का पूर्ण संचार होता है, उसी प्रकार कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने अध्ययन या शिष्ट समागम द्वारा भाषा का पूरा अधिकार नहीं प्राप्त किया है, संस्कृति विकीर्ण पदावली के भरोसे पर या अंग्रेजी पदों के वाक्य खंडों के शब्दानुसार जोड़ कर हिंदी कविता के नए मैदान में उतरते देख आशंका भी होती है। ऐसे लोग हिंदी जानने पर उनका अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं समझते, पर हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य विन्यास मुहावरे आदि कैसे ठीक हो सकते हैं। नए नए छंदों के व्यवहारत और तुक के बंधन के त्याग की सलाह द्विवेदी जी ने बहुत पहले ही दी थी। उन्होंने कहा था कि तुले हुए शब्दों में कविता करना और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों की विचार स्वतंत्रता में बाधा आती है। नए नए छंदों की योजना के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है, यह बहुत अच्छी बात है। तुक भी ऐसी कोई अनिवार्य वस्तु नहीं। चरणों के भिन्न भिन्न प्रकार मेल चाहे जितने किए जाएं ठीक है, पर इधर कुछ दिनों से बिना छंद मीटर के यहाँ भी बिना तुकांत के होना तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं। निराला जी ऐसे नई रंगत के कवियों में देखने में आते हैं। किस में आते कह रहे हैं? निराला जी। यह अमेरिका के एक कवि वाल्ट हिटमैन की नकल है, जो पहले बंगाल में थोड़ी बहुत हुई, बिना किसी प्रकार की छंदों व्यवस्था की अपनी पहली रचना लिप्स ऑफ ग्रास उसमें सन 1855 ईस्वी में प्रकाशित की। उसके उपरांत और भी बहुत सी रचनाएं इसी प्रकार के मुक्त या स्वच्छंद पंक्तियों में निकली, जिसके संबंध में एक समालोचन ने लिखा है। देखिए, अ चॉइस ऑफ इम्प्रेशन thought of feeling thrown together without rhyme, which matters little, without meter, which meter, without meter, which देखिए, without rhymes, which matters little, without meter, which matter more, and often without reason, which matter much। सारांश यह है कि
उसकी ऐसी रचनाओं में छंदो व्यवस्था का ही नहीं, बुद्धि तत्व का भी पर्याभाव है। उसकी वे वो कविताएं अच्छी मानी और पढ़ी गई जिसमें छंद और तुकान की व्यवस्था थी। पद व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग से गीतिकारों के अनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ के संगीत में बधी हुई राग रागनियाँ हैं, पर यूरोप में संगीत के बड़े बड़े उस्ताद कंपोजर्स अपनी अलग अलग नाट्य योजना या स्वर मैत्री चलाया करते हैं। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में हुआ, वहाँ की देखा देखी हिंदी में भी चलाया गया। निराला जी का तो इसकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा। हमारा इस संबंध में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं, छंदों के अतिरिक्त वस्तु विधान और अभिव्यंजना शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ स्थितीय उत्थान में प्रकट हुई, जिसमें अनेक रूपता की ओर हमारा काव्य कुछ बढ़ता दिखाई पड़ा। किसी वस्तु में अनेक रूपता आना विकास का लक्षण है। यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे, इस समन्वय से रहित जो अनेक रूपता होगी, यह भिन्न भिन्न वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु की नहीं। अतः काव्य तत्व यदि बना रहे तो काव्य का अनेक रूप धारण करने, भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रभावित होना उसका विकास ही कहा जाएगा। काव्य के भिन्न भिन्न रूप एक दूसरे के आगे पीछे भी अभिभावभूत हो सकते हैं और साथ साथ भी निकल और चल सकते हैं। पीछे अभिभावभूत होने वाले रूप पहले से चले आते हुए रूप से अवकाश ही श्रेष्ठ या समुन्नत हो, ऐसा कोई नियम काव्य क्षेत्र में नहीं। अनेक रूपों की धारणा करने वाले तत्व आदि एक है तो शिक्षित जनता की बाह्य और अभ्यंतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिए काव्य अपना रूप भी कुछ बदल सकता है, यदि रुचि की भिन्नता का अनुसरण करता हुआ एक साथ कई रूपों में भी चल सकता है। देखिए आगे, प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके हैं कि किस प्रकार काव्य को भी देश के बदलती हुई परिस्थिति और मनोवृत्तियों के मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं से व्यक्त करने वाली बाणी भी दबी सी रही। उसमें ना तो संकल्प की दृढ़ता, ना और न्याय के आग्रह का जोश था, ना उलटफेर की प्रबल कामना का वेग। स्वदेश प्रेम व्यंजित करने वाला यह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। उसमें अतीत और गौरव का स्मरण और वर्तमान हास्य वेदना अनुभव की स्पष्टता था। अभिप्राय यह है कि प्रेम जगाया तो गया, पर कुछ नया नया सा होने के कारण उस समय काव्य भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित ना हो सका। कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी परंपरा का परिवर्तन भारतेंदु काल में ना हुआ। भाषा ब्रजभाषा ही रहने दी गई और उसकी अभिव्यंजना शक्ति का कुछ विशेष प्रकार ना हुआ। काव्य को बधी हुई प्रणालियों से बाहर निकाल कर जगत और जीवन के विविध पक्षों को मार्मिकता झलकने वाली धाराओं में प्रभावित करने की प्रवृत्ति भी न दिखाई पड़ी। द्वितीय उत्थान में कुछ दिन ब्रजभाषा के साथ चलकर खड़ी बोली क्रमशः अग्रसर होने लगी। यहाँ तक कि नई पीढ़ी की कवियों को उसी समय दिखाई पड़ा। स्वदेश गौरव और स्वदेश प्रेम जो भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी, उसका अधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ और भारत भारती ऐसे पुस्तक निकली। इस भावना का प्रसार तो हुआ, पर इसकी अभिव्यंजना में प्रतिमा प्रलंबता न दिखाई पड़ी। शैली में
प्रगल्भता और विचित्रता चाहे न आई हो, पर काव्य भूमि का प्रसार अवश्य हुआ। प्रसार और सुधार की जो चर्चा नगरीय प्राचार्य सभा की स्थापना के साथ से ही रह रहकर थोड़ी बहुत होती आ रही थी, वह सरस्वती निकलने के साथ ही कुछ अधिक ब्यौरे के साथ हुई। उस पत्रिका के प्रथम 2-3 वर्षों के भीतर ही ऐसे लेख निकले जिसमें साफ साफ कहा गया कि अब नायिका भेद और श्रृंगार में भी बंधे रहने का जमाना नहीं है। संसार में ना जाने कितनी बातें हैं जिन्हें लेकर कवि चल सकते हैं। इस बात पर द्विवेदी जी बराबर जोर देते रहे और कहते रहे कि कविता के बिगड़ते और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन काल में कविता नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे। नयापन आने के लिए वे नए नए विषयों का नयापन या नाना तत्व प्रधान समझते रहे और छंद, पदावली, अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी रीतिकाल की श्रृंगारिक कविता की ओर लक्ष्य करके उन्होंने लिखा। क्या लिखा देखिए। इस तरह की कविता सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है। अनेक कवि हो चुके जिन्होंने इस विषय पर ना मालूम क्या क्या लिख डाला। इस दशा में नए कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते हैं? वही लुक, वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक, इस प्रकार भी लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। कविता सवैया दोहे सोठे लिखने से बाज नहीं आते। द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए हैं कि किस प्रकार काव्य क्षेत्र का विस्तार बढ़ा। बहुत से नए नए विषय लिए गए और बहुत से कवि कवित्व सवैया लिखने से बाज आकर संस्कृत के अनेक वृत्तों में रचना करने लगे। रचनाएं चाहे अधिकतर साधारण गद्य बिंदु के रूप में ही हुई हों, परंतु प्रवृत्तियां अनेक विषयों की ओर रही, इसमें संदेह नहीं। उसी द्वितीय उत्थान में स्वतंत्र वर्णन के लिए मनुष्यतर प्रकृति की कभी लोग लेने लगे, पर अधिकतर उनके ऊपर प्रभाव तक ही रहे। उसके रूप व्यापार कैसे सुखद, सजीले और सुहावने लगते हैं, अधिकतर वही दिखाकर उन्होंने संतोष किया। चिर सहचर्य से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यंजित ना हुआ। उनके बीच मनुष्य बीच में रखकर उनके प्राकृत स्वरूप का व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई। रहस्यमयी सत्ता के अक्षर प्रसाद के भीतर व्यंजित भाव और मार्मिक तथ्यों का साक्षात तत्व प्रत्याक्षीकरण की ओर झुकाव न देखने में आया। इसी प्रकार विश्व के अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महान विधानों के बीच जहाँ तक हमारा ज्ञान पहुँचा है, वहाँ तक हृदय की भी पहुँचने का कुछ प्रयास होना चाहिए था, पर ना हुआ। द्वितीय उत्थान का अधिकांश भाग खड़ी बोली के भिन्न भिन्न प्रकार के पदों में ढलने में ही लगा। अब तृतीय उत्थान। तो नमस्कार, तृतीय उत्थान हम आपको कल बताएंगे क्या क्या हुआ था, क्या लिखा था। तो आशा करती हूँ आप इसे देखकर लाभ उठाएंगे।